अध्याय 12 एक वाक्य का प्रभाव। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। क्यों? जो वेन ने फैंग रुऑक्सी की आंखों में देखा और पूछा। फैंग रुऑक्सी के परस्पर विरोधी अपने बच गए, वे उनकी आंखों से मिलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सिर हिलाया और बोली, मत पूछो। संक्षेप में, यह मेरी गलती है। जो वेन मुस्कुराए और फैंग रुकोसी के सिर पर दबाव डालने के लिए आगे बढ़े। उसने अपने बाल झटकते हुए कहा, मुझे माफी मांगनी चाहिए। कोई मुझे पता चला है, इस प्रकार आपको, तियान दादाओंग और लीजी को एक कठिन स्थिति में डाल दिया गया है। अब जब भी समय है, किसी अन्य मित्र को कॉल लें। अच्छा प्रदर्शन करना सुनिश्चित करें, नहीं तो मैं मित्र महसूस करूंगा। इसके अलावा तियान बालकोंग और लीजी से माफी प्रिंसेस में मेरी मदद करें। फैंग रुऑक्सी ने झो वेन को गौर कर देखा। उसका चेहरा एक जटिल भाव था। यह असामान्यता के संकेत के साथ एक खोया हुआ, चमकीला, अस्पष्ट दृश्य था। ठीक है, आगे बढ़ो। मुझे भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। झो वेन ने अपने पत्थरों को पीछे की ओर खींचा। फैंग रुऑक्सी वहां खड़ी थी और उसकी काफी लंबी उड़ान के बाद उसने शरीर के साथ काम करते हुए कहा, झो वेन, मुझे नहीं पता कि उसने किसे नाराज किया है, लेकिन वह व्यक्ति विशेष की ताकत है। आपको सावधान रहना होगा। झो वेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। तेजी से बढ़ने से पहले उसने बस अपना सिर कुचला और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। झो वेन को पता था कि उसके पास ज्यादातर समय नहीं बचा है। ली जी का परिवार साधारण था, लेकिन तियान लामाडोन गाइड सिटी के सबसे शक्तिशाली परिवार में से एक था। इसके अलावा फैंग रुऑक्सी का परिवार और भी बेहतर था। अफवाह ये थी कि उनके पिता शहर में एक उच्च अधिकारी और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रभावित करने की क्षमता हो। तीनों के पास असाधारण शक्ति होनी चाहिए। झो वेन को यह पता नहीं चला कि वह नाराज होगा, लेकिन इसे एनजिन के साथ मिलकर पीछे की ओर जोड़ने से छूट दी गई थी। किसी अन्य अनुपयोगी स्थान पर बात करते हुए झो वेन ने अपने पिता से पोर्टफोलियो के बारे में पूछा, अपने आउटलुक को फोन किया कि वे किस बात से नाराज हैं। हालांकि फोन सेवा में केवल ध्वनि संदेश नहीं था। उसे नहीं पता था कि झो लिनफेंग उसके लिए क्या कर रहा था कि उसने दिन में अपना फोन भी चालू नहीं किया था। फोन रखने के बाद झो वेन ने अपनी अगली मंजिल पर विचार किया। अब सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 3 छात्रों को संबोधित है जो युद्ध की परीक्षा में मेरे साथ शामिल होने की इच्छा रखते हैं। झो वेन सोच में डूब गया। कॉम्बैट टेस्ट कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अन्य विषय अलग अलग थे। इसे समेकित क्षेत्र में आयोजित किया गया था और संयुक्त अरब अमीरात ने पहले से ही समेकित क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, जिसमें शामिल होने के लिए कम किया गया था, फिर भी कई लोगों को शामिल किया गया था। इसलिए युद्ध परीक्षण करना चाहिए और स्वतंत्र टीम के रूप में टोक्यो होना चाहिए। झो वेन को नहीं पता था कि लीग सरकार परीक्षण के लिए परीक्षण का कौन सा तरीका चुना जाएगा। हर साल कैदियों की संख्या के नतीजों पर बड़े पैमाने पर बहस होती थी, लेकिन परीक्षण युद्ध अभी भी हर साल जारी रहता था। लीग द्वारा स्थिति के बारे में कोई संकेत नहीं थे। झो वेन को खतरे की परवाह नहीं थी। अपनी वर्तमान सेना के साथ, भले ही वह अकेले परीक्षण युद्ध में शामिल हो, फिर भी उसे शानदार परिणाम प्राप्त हो रहे थे। हालांकि ये लीग सरकार का एक नियम था। इसमें भाग लेने के लिए एक ही स्कूल के 4 छात्रों की आवश्यकता थी। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उन्हें 3 छात्रों को वितरित किया गया था, जो उनकी एक टीम के साथ बनाया गया था। मैं अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा से कुछ दिन दूर हूँ। जो छात्र युद्ध परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं, उनकी निकटतम संभावना से पहले ही अपनी रैंकिंग होती है। मैं एक टीम बनाने के लिए लोगों को कैसे ढूंढूं? झो वेन काफी परेशान था। शुरुआत में वह बस एक प्रतिष्ठित स्कूल में आवेदन करना और एक स्थिर नौकरी की व्यवस्था करना चाहती थी। फिर वह शांति से खेल सकता था, लेकिन उसका कोई भी शांति प्रस्ताव तैयार नहीं था। वे एनिमे को बनाने पर तुले हुए थे। झो वेन, मेरे पीछे आओ। जैसे ही झो वेन क्लास में अमेरिका यू क्यूबाई ने उन्हें बुलाया। जब वह झो वेन को अपने कार्यालय में वापस ले गया तो उसके चेहरे पर बुरी अभिव्यक्ति थी। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपनी ओर से गंभीर भाव से पूछा, झो वेन, आप ओवसियर को क्या जानते हैं? ये कौन है? झो वेन ने खालीपन से पूछा। ओवसियर एक सम्मानजनक उपाधि है जिसमें उसका रैंक भी शामिल है। उसका असली नाम एनतियानजुओ है। क्या तुम सचमुच उसे नहीं जानते? यू क्यूबाई ने चमकती आंखों से झो वेन से फिर पूछा। नहीं। झो वेन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। ये देखते हुए कि झो वेन कुछ भी छिपा नहीं रहा था, यू क्यूबाई ने हैरानी का भाव प्रकट किया। यह आश्चर्यजनक है।
यदि आप ओवसियान को नहीं जानते हैं, तो जब वह गाइड सिटी का निरीक्षण करने आए तो उन्होंने आप जैसे हाई स्कूल के छात्र की आलोचना क्यों की? एंतियानेजुओ की पृष्ठभूमि किस प्रकार की है? जो वेन को इस बात का अंदाजा हो गया कि फैंग रॉक्सी और बाकी लोगों ने टीम क्यों छोड़ी थी। इसका एंतियानेजुओ से संबंध होने की संभावना थी। यू क्यूबाई के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। मैं केवल एक शिक्षक हूं। मेरे पास उस आंकड़े के करीब पहुंचने का कोई मौका नहीं है। मैंने केवल प्रिंसिपल को ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करते सुना है। अर्थ लीग 4 जिलों में विभाजित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और गाइड सिटी पूर्वी जिले का एक छोटा सा शहर है। हालांकि ओवरसियर एंतियानेजुओ युवा है, वह एक प्रतिष्ठित परिवार से आता है। 20 साल की उम्र में वह एक उच्च पद पर है और पूर्वी जिले की सेना में एक उच्च अधिकारी है। उसके पास काफी ताकत है और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि एंतियानेजुओ मुझे निशाना बना रहा है? जो वेन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शायद नहीं, लेकिन उन्होंने आपकी आलोचना करते हुए एक वाक्य कहा था। हालांकि जो लोग उसके साथ सहज होने की कोशिश कर रहे थे, वे सोचने और कई चीजें करने के लिए स्वतंत्र हैं, यू क्यूबाई ने असहाय होकर कहा। एक उच्च अधिकारी के रूप में, क्या वह नहीं जानते कि एकमात्र वाक्य एक हाई स्कूल के छात्र के भविष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है? जो वेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या इस ओवसियर का संबंध है जिनसे हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है, शायद। वास्तविक संबंध क्या है, इसका मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। यू क्यूबाई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हम इसका बाद में पता लगा सकते हैं। यह आवश्यक है कि हम आपके लिए युद्ध परीक्षण में भाग लेने के लिए एक टीम खोजें। परसों अंतिम तिथि है। हमारे पास खाली समय नहीं है। जो वेन ने असहाय होकर कहा, इस समय जो छात्र युद्ध परीक्षा देने के इच्छुक हैं, उनके पास पहले से ही अपनी टीमें हैं। मैं दूसरों को कैसे ढूंढूं? इसके अलावा, अगर मुझे एक मिल भी जाए तो क्या मेरी टीम को दूसरी बार खत्म नहीं किया जा सकता? इसलिए इस बार आपको जो टीम के साथी मिलेंगे वे सामान्य छात्र नहीं होंगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि यू क्यूबाई के पास पहले से ही एक योजना थी। सामान्य छात्र नहीं। जो वेन थोड़ा अचंभित था, भ्रमित था कि यू क्यूबाई क्या कर रहा था। यू क्यूबाई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, युद्ध परीक्षण के लिए 4 छात्रों को स्वतंत्र रूप से एक टीम बनाने की आवश्यकता होती है। इस नियम में बहुत बड़ी खामी है, लेकिन लीग ने इसे दशकों तक बदले बिना बनाए रखने पर जोर दिया है। ऐसे नियमों के तहत कई छात्र जो बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन उनके साथी बेहद शक्तिशाली हैं, उन्हें ऐसे परिणाम मिले हैं जो उनकी क्षमता से मेल नहीं खाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद यू क्यूबाई ने आगे कहा, हमारे स्कूल में ली हुआन नाम का एक छात्र है। यदि आप उसके साथ एक टीम बनाने के इच्छुक हैं, और जब तक वह इच्छुक है, मुझे संदेह है कि कोई भी आपके लिए इसे मुश्किल बना देगा। हालांकि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि बदले में उसे अच्छे परिणाम मिले। इसके अलावा उसे टीम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बनना होगा। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मैं ली जुवान को ले जाऊंगा? जो वेन मूर्ख नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यू क्यूबाई क्या हासिल कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में, हालांकि आपको टीम में प्रथम स्थान नहीं मिलेगा, फिर भी आपको काफी उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होंगे। आप प्रथम नहीं होंगे, ये बिल्कुल भी भाग न ले पाने से कहीं बेहतर होगा। जो वेन जिद्दी व्यक्ति नहीं थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, सर, मैं तब आपकी मदद करने के लिए परेशान होऊंगा। हालांकि क्या हमारे स्कूल में वास्तव में ली हुआ नाम का कोई छात्र है? यदि गाइड हाई स्कूल में वास्तव में इतनी प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाला कोई छात्र था, तो उसे न जानने का कोई कारण नहीं था। हालांकि ली हुआन हमारे स्कूल का छात्र है, लेकिन मैट्रिक के दिन को छोड़कर वह कभी भी स्कूल नहीं आया है। ये सामान्य है कि आप उसे नहीं जानते। यहाँ तक कि शिक्षकों के बीच भी उनमें से बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, यू क्यूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। संक्षेप में, आइए पहले इस बाधा को पार करें। आप कोई भी विचार भविष्य पर छोड़ सकते हैं। अध्याय 13, सौतेले भाई बहन। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। यू क्यूबाई के कार्यालय से आगमन के बाद जो वेन ने अपना फोन निकाला और अपने पिता जो लिनफेन को फोन करने की कोशिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, एक तियानजुओ जैसे व्यक्ति को परेशान करना उसके लिए प्रभावशाली था। एन तियानजुओ के बारे में जानने के लिए एक छोटे से शहर के हाई स्कूल का छात्र और फिर नाम लेकर उसकी आलोचना करना वास्तव में समझ से बाहर था। इस बार जो फिर लिंगन की आवाज पर ही फोन आया। बेटा, इतनी जल्दी पापा की याद आ रही है?
झो वेन से ही झो लिनफेंग के किरदार की आदत थी। अविचलित उसने सीधे पूछा, पिताजी आप एन तियानजुओ का नाम कैसे जानते हैं? तियानजुओ, बिल्कुल वैसा ही कहते हुए झो लिनफेंग ने आश्चर्य से कहा। मेरे बड़े भाई जो वेन कुछ हद तक स्थिर रह गया। ये सही है, तियानजुओ लिनलैन का बेटा है। मैंने लिनलैन से शादी की है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आपका सौतेला भाई है। वैसे ही आपकी एक सौतेली बहन भी है जिसका नाम एनजिंग है। वह सहजता से अपने मंगेतर को एक स्नेह जैसे छोटे से शब्द से संबोधित करना लगा था। झो वेन झो लिनफेंग की बाकी बातें सुनने में बेकार थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत सारे प्लांट में थी। विकास उनकी कल्पना से भी उग्र हो गया था। झो लिनफेंग ने असल में ऐसी महिला से की थी शादी। पिताजी एन तियानजुओ के साथ आपका रिश्ता कैसा है? झो वेन ने जांच करने की कोशिश की। महान तियानजुओ और लिलजिंग मेरा बहुत सम्मान करते हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, झो लिनफेंग ने बिना सोचे उत्तर दिया। झो वेन अपने पिता के चरित्र के मूल निवासी थे। अनुमान यह नहीं था कि वह झूठ बोल रही थी। हालांकि वह मदद तो नहीं कर पाए, लेकिन अंदर से गंदा महसूस हो रहा था। यदि एन तियानजुओ और एन जिन के वास्तव में झो लिनफेंग के साथ अच्छे संबंध हैं, तो वे मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करेंगे? ऐसा क्या हो सकता है कि वे ओयांग लैन के साथ ख्यातनाम की शादी के लिए सहमत न हो? झो वेन झो लिनफेंग के अच्छे मूड को समझ सकते हैं और वह अपनी जगह शादी को लेकर खुश थे। वह अपने मामलों के कारण झो लिनफेंग की शादी को प्रभावित नहीं करना चाहता था, उस पर भार तो बिल्कुल नहीं चाहता था। यदि एन तियानजुओ और एन जिंग ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि झो लिनफेंग ओयांग लैन से शादी करे, तो वह नहीं चाहती थी कि उसकी झो लिनफेंग ओयांग लैन से शादी प्रभावित हो। अन्यथा वह अपनी डिफॉल्ट में निवेश करेगा। हालांकि वह पहले तियानजुओ से नहीं मिला था, न ही उसे पता था कि तियानजुओ का क्या उद्देश्य था। उसके मन पर उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भला ही एक परिवार भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एन परिवार के माध्यम से स्वयं को लाभ की मेरी कोई योजना नहीं है। ये परिवार क्लासिक बहुत आगे जा रहा है। हालांकि जो वेन को अब आश्चर्यजनक कारण पता थे, लेकिन यह अर्थहीन था। ऐसा नहीं था कि उसने लेखकों को यह बताया था कि एन तियानजुओ इस बात से नाराज थी कि उसके पिता उसकी मां से दूर थे। क्या उसे एन तियानजुओ के प्रति एक दुखद दृश्य भी बना रहा था, है ना? न केवल वही ये कह सका, बल्कि यदि उसने इसे जोर से भी कहा, तो भी वह उस स्थिति को बदलने वाला नहीं था जिसमें वह थी। एन जिंगमी एक युद्ध से जीतने में सक्षम था। तियानजुओ के एक वाक्य ने मुझे युद्ध परीक्षण की योग्यता लगभग खत्म कर दी। आखिरकार ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत बेकार हूं। मुझे सिर्फ इतना ही धमाका मिल सकता है जब मेरे पास ताकत की कमी हो। यदि मैं एक महाकाव्य मंच विशेषज्ञ होता, तो क्या वे मेरे साथ ऐसा करने का साहस करते? झो वेन अपनी किस्मत पर अफसोस करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत मामले को एक तरफ रख दिया और रहस्यमय फोन पर ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। गाइड हाई स्कूल के पूर्व अध्यक्ष ने एक बार झो वेन से इस बारे में बात की थी कि वह अब तक सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति हैं। ध्यान केंद्रित करना एक बहुत ही सामान्य प्रशंसा की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में ध्यान केंद्रित करना एक असंभव उपलब्धि थी। मनुष्य संत नहीं थे, वे सभी प्रकार की इच्छाएं और भावनाएं हैं जो उन्हें कष्ट और संकट के लिए प्रेरित करती हैं। देवता भी अपवाद नहीं थे। बुद्ध को मारा राक्षसों का विरोध का सामना करना पड़ा, तो सामान्य अवलोकन के पास क्या मौका था? बहुत से लोगों का अध्ययन करना कठिन होने का दावा किया जाता है, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थे, न ही उनके पास उस फोकस स्थिति को बनाए रखने की क्षमता थी। हालांकि झो वेन अलग थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया या कोई फैक्ट नहीं बताया कि रोमन कासा था। उसके लिए एक केंद्रित स्थिति में प्रवेश करना बहुत आसान था क्योंकि इसमें अपना 100% आंका गया था। उनके लिए बाहरी आभूषणों से प्रभावित होना बहुत कठिन था। इस प्रकार पूर्व वास्तुकार ने झो वेन के बारे में ऐसी टिप्पणी क्यों की थी? खेल में झो वेन ने अपने मित्र जानवर उत्परिवर्तित शक्ति चिंती को बुलाया। हालांकि संविधान के लिए 9 भी थे, इस व्यक्ति का रुख कठोर था और इसकी रक्षा झो वेन की तुलना में बहुत मजबूत थी। खून के रंग का अवतार परिवर्तित शक्ति वाली चिंटी पर सवार होकर चींटी के आविष्कार में धावा बोल रहा था। यहां तक कि उन्हें घेरने वाली ताकतवर चींटियों की भीड़ भी अब चिंता का विषय नहीं थी। जब उत्परिवर्ती विगोर चिंटी ने अपने सामने के चिमटे से प्रहार किया, तो उसने एक ही प्रहार से सामान्य विगोर चिंटियों को मार डाला। अपनी कठोरता के कारण वह भीड़ के बीच अजेय रह रही है। काश मेरे पास भला होता है।
झो वेन ने पाया कि सवार क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर रक्त रंग के अवतार की दूरी के कारण उसके आसपास की ऊर्जा चींटियों को मुश्किल से मारा जा सकता था। इसे उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी की पीठ से कूदना था और उसके साथ साथी था। जब से झो वेन ने रहस्यमयी क्रिस्टल प्राप्त किया था, उसे पीसने में इतना अच्छा समय कभी नहीं लगा था। आदमी और चींटी ने धावा पर चित्र बनाया, मूल रूप से अपनी राह में आने वाली हर चीज को अंकित किया। जब भी वे उत्परिवर्तित शक्ति वाली चिंटियों से मिले तो वे अपनी संयुक्त सेना से उन्हें तुरंत मार सकते थे। अतीत में झो वेन केवल प्रारंभिक क्षेत्र में ही सक्षम, गहराई तक पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वह हर तरह से आक्रमण करने में सक्षम था, जिससे उसे तुरंत क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई, जहां उसने पहले कभी प्रवेश नहीं किया था। इतनी सारी ताकतवर चींटियों के मारे जाने से 2 क्रिस्टल गिर गए, लेकिन उनकी कीमत बहुत कम थी। झो वेन ने अपनी कुछ ऊर्जा को एकत्र करने के बाद ही उसकी खोज की। डिंग! एक और उत्परिवर्तित ताक चींटी को मारने के बाद झो वेन ने एक परिचित आवाज सुनी। ध्यान से देखने पर वह प्रसन्न हुआ। इस बार यह एक आयामी क्रिस्टल था, रैंक 9 पर एक विगोरेंट क्रिस्टल। झो वेन को इसे लेने के लिए रक्त रंग का अवतार मिला। तुरंत उसके शरीर में बिजली का झटका महसूस हुआ क्योंकि यह उसके परिसंचरण के माध्यम से विस्फोटित हुआ। उनकी शक्ति दिव्य मुट्ठी तुरंत रैंक 7 से रैंक 9 पर पहुंच गई। उनकी शक्ति दैवीय मुट्ठी एक बार फिर 9वें स्थान पर पहुंच सकती है। हालांकि नष्ट हुई मौलिक ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ गई है। प्रत्येक उपयोग में 5 आदिम ऊर्जा खर्च होती है। केवल 9 मौलिक ऊर्जा बिंदुओं के साथ वह कम समय में 2 बार विगोर डिवाइन फिस्ट का उपयोग करने में असमर्थ था। इस नए जुड़ाव के साथ झो वेन ने खुद को पीसना खो दिया। आदमी और चींटी ने चींटियों के घोंसले में कत्लेआम कर दिया, और जब वे घोंसले में गहराई तक चले गए तो विनाश का मंजर छोड़ गए। चींटियों का घोंसला एक विशाल गड्ढा भूल भुलैया जैसा था। हत्या के करीब 2 घंटे बाद आखिरकार उसने अपना अंत देखा। जैसे जैसे चट्टानें आगे की ओर बढ़ती गईं, वैसे वैसे मनो वह किसी बड़े ज्वालामुखी में प्रवेश करने जा रही थी। जैसे ही वह चींटियों के झुंड के बीच से गुजर रहा था, उसे अचानक प्रकाश की एक चांदी की किरण दिखाई दी। झो वेन ने देखा कि काले रंग के अवतार के ऊपर चांदी की दीवार वाली एक अजीब चींटी घूम रही थी, और अगले ही पल उसका सिर हवा में उड़ गया। इसके बाद गेम स्क्रीन काली हो गई। बीच था, इसलिए ध्यान भटकने के किसी भी क्षण में संभावित मृत्यु हो सकती थी। रक्त की एक बूंद की हानि। पिछले महीने से झो वेन खेल के लिए अपने खून का उपयोग कर रहा था। इतना खून खर्च होने के कारण वह अनीमिया से पीड़ित होने लगा था, इसलिए वह एक बूंद भी खोना नहीं चाहता था। हालांकि झो वेन उसके मुड़ने के कारण उसका सामना कर रहा था, जियाओया को एहसास हुआ कि वह अभी भी अपने फोन की स्क्रीन पर तिरछी जगह पर है। क्रोधित होकर उसने अपना दूसरा हाथ स्केल और दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। उसने अपना सिर और भी घुमा लिया, जिससे झो वेन के पास देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उन्होंने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान की झलक और प्यार से कहा, गेम खेलना बंद करो। चलो कुछ करते हैं, ठीक है।